नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहाँ अपने चल रही है फिजिक्स की एमसीक्यू सीरीज। इसमें अपने 10 क्लास पूरी हो चुकी है, यानी कि अपन ने दृढ़ पिंड गतिकी यानी कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स वाला जो यूनिट है उसके न्यूमेरिकल कर लिए हैं। ठीक है, वो जो न्यूमेरिकल बताए हैं वो उनमें सारे लॉजिक आ गए, बस अब एग्जाम में उन लॉजिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे सरल आवर्त गति से संबंधित न्यूमेरिकल। ठीक है, आज टोटल आज के लेक्चर से सरल आवर्त गति पर न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे और आज टोटल मिला के 21 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। और उन 21 क्वेश्चन में से कुछ मैं आपको दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, कुछ मैं करूंगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको डाउनलोड की जानी है। ठीक है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, विद सॉल्यूशन, जो अपन सॉल्यूशन करेंगे उसके साथ मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई सरल आवर्त गति करते हुए कण का कला अंतर π/2 है। तो ये कह रहा है कि कला अंतर जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? π/2 है। तो ये कह रहा है कि उस कंडीशन में क्या क्या होगा, ये मतलब क्या होगा? वेग अधिकतम होगा, या फिर एक्सीलरेशन जो त्वरण अधिकतम होगा, विस्थापन अधिकतम होगा, या फिर बी एंड डी। तो देखो, कला अंतर π/2 का मतलब जैसे कि कोई सरल आवर्त गति होती है, ये जैसे कि माध्य स्थिति है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो माध्य स्थिति है। तो क्या होता है, ये स्थिति यहाँ पर जीरो होता है एंगल और फेज, और यहाँ पर कितना होता है? π/2 होता है। यहाँ पर π/2 होता है, और फिर जैसे ही ऐसे जाती है, ऐसे जाता है तो π/2, फिर वापस आया तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे होता है 3π/2, यहाँ पे होता है 3π/2। समझ गए? तो π/2 यानी कि जीरो पर, कहाँ पर? जीरो पर, यहाँ पर। और ये चीज़ मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था उसमें चीज़ें बता रखा है, ये π/2 कैसे हुआ वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है चीज़ें। तो यहाँ पर क्या होता है, अपने को पता है इस स्थिति पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है, यानी कि त्वरण अधिकतम होता है, और विस्थापन भी क्या होता है? अधिकतम। भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहुंचना मतलब पूरा जो इसका आयाम है वहां तक पहुंचना, तो विस्थापन भी क्या होगा? अधिकतम होगा। तो आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी, बी एंड डी। क्या होंगे? बी एंड डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई एक कण माध्य स्थिति से सरल आमीन सरल आवर्त गति प्रारंभ करता है, जिसका आयाम क्या ए है, आवर्तकाल टी है। किसी एक समय इसकी गति अधिकतम गति की आधी होती है। कण का विस्थापन y होगा, कण का विस्थापन y होगा। ये कण का विस्थापन y की फॉर्म में दे रहा है। अपने को पता है वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ओमेगा ए, सॉरी ये, एक मिनट, ओमेगा ए नहीं, जस्ट वेट। हाँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है वेग का फॉर्मूला। ठीक है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब ये कह रहा है कि आपको आयाम ए दिया हुआ है, आवर्तकाल टी है, किसी एक समय इसकी गति अधिकतम गति की आधी होती है, यानी कि वेग मतलब। ठीक है, तो उस स्थिति पर आपको निकालना क्या? विस्थापन y। तो अपने फॉर्मूले में यहाँ पे इसने विस्थापन को x दिया है, जबकि अपन जो फॉर्मूला पढ़ते थे उसमें तो x बराबर क्या है? ये y है एक्चुअली में। ठीक है, तो इसको आप y लिख सकते हो, y स्क्वायर। समझ गए? अब आपको निकालना है कि भाई v कितना है, जो मैक्सिमम है उसका आधा हो रहा है, यानी कि किसी एक समय इसकी गति अधिकतम गति की आधी होती है। अपन सभी को पता है v मैक्सिमम कितना होता है? v मैक्सिमम होता है ए ओमेगा। कितना होता है? ए ओमेगा। तो ये कह रहा है कि भाई ये v है वो v मैक्सिमम का आधा है, यानी कि v मैक्सिमम बाय 2, यानी क्या हो जाएगा? ए ओमेगा बाय 2 है। कितना है? ए ओमेगा बाय 2, ओमेगा ए स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बाय 4 बराबर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, एक्चुअली वाई निकालना है ना, तो वाई स्क्वायर बराबर लिखोगे तो इस साइड हो जाएगा फिर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, ये कितना हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बाय 4। जब दोनों तरफ रूट लोगे तो कितना आ जाएगा वाई इक्वल टू रूट ऑफ 3 ए और 4 का कितना हो जाएगा 2, 4 का कितना हो जाएगा 2। तो आंसर कौन सा आ रहा है, आंसर आ रहा है सी, सी आ रहा है। ठीक है, समझ गए, डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे था, कुछ इतना स्पेशल था नहीं इसमें। चलिए तीसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक सरल आवर्त गति करने वाले एक कण का आयाम कितना है 5 सेंटीमीटर, आयाम कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आवर्तकाल कितना है 6 सेकंड, यानी कि ये समझ लो आयाम कितना दिया हुआ है ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और आवर्तकाल कितना है टी इक्वल टू 6 सेकंड। माध्य स्थिति से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर इस कण की क्या होगी, फेज निकालना है आपको, इस कण की क्या फेज होगा, मतलब क्या फला जो कला है होगी वो कला आपको निकालनी है। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है, समीकरण में मान रखने का है। आपको पता है सभी को एक्स इक्वल टू क्या होता है ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब कह रहा है माध्य स्थिति से 2.5 सेंटीमीटर, तो माध्य स्थिति से 2.5 सेंटीमीटर मतलब विस्थापन वही एक्स बराबर कितना आया 2.5, ये कितना दिया हुआ है 5 साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे देखोगे 2.5 बट्टा 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी। 2.5 बटा 5 कितना होता है 2.5 बाय 5 मतलब कितना होगा 1/2, ये होगा 1/2 हो गया। देखो यहाँ पर क्या आया 1/2 इक्वल टू साइन ओमेगा टी, 1/2 इक्वल टू साइन बाय ओमेगा टी, इसका मतलब ओमेगा टी का मान कितना होगा कि 1/2 आ जाए, तो यानी कि साइन के अंदर थीटा कितना होता है कि ये 1/2 आ जाए, तो साइन 30 पे होता है, साइन 30 पे 1/2 आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन 30 मतलब π/6, ओमेगा टी जोड़ कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा। ठीक है भाई, अपने को बताना कि भाई 1/2 वैल्यू कब आएगी, जब ये अंदर वाला ये पार्ट किसके बराबर होगा, ये 30 डिग्री के बराबर होगा। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 30 मतलब π/6। अब देखो ओमेगा क्या होता है अपने को पता है 2 पाई अपॉन टी, और टी π/6, पाई से पाई कैंसल, यहाँ पर क्या है टी इज इक्वल टू बड़ा वाला टी अपॉन नीचे 12। अब ये बड़ा वाला टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, 6/12 यानी कि 1/2 सेकेंड। उस कंडीशन में टाइम क्या रहेगा 1/2 सेकेंड। अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपको फेज पूछा है, इसने क्या पूछा है कला, तो कला क्या होती है अंदर वाली ये होती है, तो बस इसका मान निकालो कितना आ रहा है ओमेगा टी, ओमेगा तो कितना दिया हुआ था 2 पाई अपॉन टी, कितना दिया हुआ है 6 इंटू टाइम कितना आ रहा है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया π/6, कितना आ गया π/6। तो 3 का क्या राइट होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो दो सरल आवर्त गतियां जिनके समीकरण क्या है एक्स ए साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, दूसरी है वाई बी कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा, धारा प्रदर्शित की जा रही है, इनके बीच कला अंतर होगा। देखो कला अंतर आप जब भी निकालते हो ना तो आपको दोनों को सेम में लाना चाहिए, या तो दोनों को साइन साइन में बदलो या दोनों को कॉस में बदलो, एक काम आपको करना होगा। तो चलिए दोनों को बदलते हैं साइन में,
दोनों कैसे बदलते हैं? साइन में। फिर उसके बाद ही आप फेज डिफरेंस का अंतर निकाल सकते हो। नहीं तो आप साइन और कॉस को कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको दोनों को साइन में बदलना पड़ेगा, उसके बाद करो तुलना, या फिर दोनों को कॉस में बदलो उसके बाद तुलना करो। तो अपने पास इसको तो चलो रहने दो साइन में ऐसे ही, इसको अपन बदलते हैं। सिंपली अगर ये मान लो कि मैं अगर ओमेगा टी माइनस एल्फा क्या लिखूँ, थीटा लिख दूँ, क्या लिख दूँ, थीटा। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा। एक्स बराबर क्या होगा, ए साइन थीटा। और वाई देखो, वाई होता है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा को लिख सकते हैं जैसे साइन 90 प्लस थीटा। कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो यहाँ से x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अभी इनकी जो कला में अंतर, मतलब इसकी कला कितनी थीटा, इसकी कला है 90 प्लस थीटा, तो इनकी कला में कितना अंतर हुआ, 90 का अंतर कितना हुआ, 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा, 90 तो आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ का सी, क्या हो जाएगा, फोर्थ का सी। चलिए पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता मुझे आपको करवाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी चलो मैं एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। इसने क्या दिया भाई, एसएसएम का आयाम दिया हुआ है, आवर्तकाल दिया हुआ है, और प्रारंभिक कला दी हुई है। तो आपको निकालना है एसएसएम का समीकरण। क्या निकालना है, एसएसएम का समीकरण आपको निकालना है। तो अपन सभी को पता है, फॉर्मूला सभी को पता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या होता है, थीटा एल्फा जो भी है आप लिख दो। ये थीटा क्या अपनी स्टार्टिंग वाली कला, प्रारंभिक कला। क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, देखो ए का मान कितना दिया हुआ है, इसका जो 0 पॉइंट आयाम कितना 0.5 है, तो चलो आयाम 0.5 लिख दो, ये लिख दिया साइन। देखो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, और छोटा वाला टी प्लस थीटा कितना दिया हुआ है, प्रारंभिक कला पाई बाय 2, प्रारंभिक कला कितनी कितनी दी हुई है, पाई बाय 2, ये पाई बाय 2। देखिए अब इस टी का मान रख दो, टी का मान कितना है, टी का मान कितना है दिया हुआ है 0.4 सेकंड दिया हुआ है। तो 0.4 रखोगे तो 2/0.4 कितना आएगा, 5 आएगा। ये तो हो जाएगा 5 पाई टी, कितना हो जाएगा, 5 पाई टी। लेकिन आपको पता है ये पाई बाय 2 और है, तो ये साइन साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, 5 पाई बाय टी कितना हो जाएगा, कॉस में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि साइन अगर ये पाई बाय 2 है, अगर इसको थीटा मान लो, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाय टी हो जाएगा, और 0.5 तो है ही। तो इस कुल मिला के क्या आएगा ऑप्शन, 5 जगह डी आएगा, 5 जगह क्या आएगा, डी आएगा। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स, नंबर सिक्स का ऑप्शन क्या है, सी है। ये आप कर लेना, ठीक है, ये मुझे नहीं आता है, ये आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। एक कण निम्न समीकरण अनुसार दोलन कर रहा है, जहां टी सेकंड में है, तो बिंदु संतुलन की स्थिति से अधिकतम विस्थापन की स्थिति तक पहुंचने में समय लगेगा। ये बोल रहा है कि भाई एक कण निम्न समीकरण अनुसार दोलन कर रहा है, x इक्वल टू 7 cos 0.5 पाई टी थीटा,
तो बिंदु संतुलन की स्थिति से अधिकतम विस्थापन की स्थिति तक पहुंचने में लगा समय। अधिकतम विस्थापन मतलब अधिकतम विस्थापन होगा कब? यहाँ होता है अधिकतम विस्थापन मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट करते हो तो T/4 पे अधिकतम विस्थापन, फिर वापस घूम के यहाँ आता है तो T/2 हो जाता है, फिर वापस इस साइड जाता है तो कितना हो जाता है 3T/4, और वापस घूम के आता है, तब तक एक आवर्तकाल पूरा हो जाता है। समझ गए? ये होता है वापस जब घूम के आएगा तब एक आवर्तकाल पूरा हो जाएगा। यहाँ से गति स्टार्ट की थी ऐसे, मतलब ये सेम पथ है, जिस पथ से आएगा उसी पथ से जाएगा। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे बना रखा है अलग अलग। तो आपको क्या पूछ रहा है कि संतुलन की स्थिति से अधिकतम यानी कि T/4 तक, तो सिंपल सी बात है T/4 आपको निकालना है। अब देखो T कहाँ से आएगा, तो आपको कितना दिया हुआ है, देखो अंदर ध्यान से, ये 0.5 ओमेगा टी, 0.5 और 0.5 पाई टी। रियल में ये होता कितना है, एक्चुअली में ओमेगा टी होता है। ये रियल में क्या होता है, ओमेगा टी होता है। तो 0.5 पाई टी, और ओमेगा एक्चुअल में क्या होता है 2 पाई अपॉन टी। टी स्मॉल टी से स्मॉल टी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो आप टी देखोगे यहाँ पर आप टी देखोगे तो कितना आएगा 2/0.5, यानी कि कितना आएगा ये 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, टी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। टी की जगह 4 रखोगे तो 4/4 कितना जाएगा 1 सेकेंड। सेवंथ का क्या रहेगा ऑप्शन सी, राइट हो जाएगा। ठीक है, आठवां, आठवें का ऑप्शन आ रहा है ए, राइट ऑप्शन ए है, ये आप ही सॉल्व कर लेना। नाइन्थ क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में किसी कण की कला टी समय पर दर्शाती है। टी समय पर केवल कण की स्थिति, या केवल कण की गति की दिशा, या फिर कण की स्थिति और गति की दिशा दोनों। तो देखो जो कला है, कला क्या करती है, दोनों चीजें दिखाती है, स्थिति और गति की दिशा दोनों। क्या दिखाती है, स्थिति प्लस गति की दिशा, किस साइड गति हो रही है। कैसे, कैसे, अब देखो अगर मान लिया कि किसी पॉइंट पर इसकी कला क्या है, पाई/4 है। कितनी है, पाई/4। तो पाई/4 का मतलब है कि कहीं यहाँ पर कहीं ये जा रहा है इस साइड, पाई/2 यहाँ हो जाता है, तो मतलब या पाई/2 फिर वापस जब आएगा तो पाई/2 से लगाकर कहाँ तक, पाई तक वो वापस आ रहा होगा। फिर पाई से यहाँ 3 पाई/2 तक ऐसे जा रहा होता है, इस साइड, इस साइड जा रहा होता है, और वापस इस साइड आते वक्त 3 पाई/2 से 2 पाई के बीच में एंगल। तो अपन जो कला है अपने को दे दे कि भाई कितनी है कला, पाई/2 से ज्यादा और पाई से कम है, इसका मतलब इसकी गति इस साइड है, और ये बिंदु कहीं पर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या करता है एक्चुअल में, कण की स्थिति तो बताइए, साथ में दिशा भी बताता है कि गति ये इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, या इस साइड जा रहा है, वो अपने को मालूम पड़ जाता है। तो नाइन्थ का क्या ऑप्शन, ऑप्शन सी, ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन नंबर 10। सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का आवर्तकाल टी सेकंड आयाम ए मीटर है। माध्य स्थिति से a/√2 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु तक पहुंचने में इसके द्वारा लिया गया न्यूनतम समय। देखो ये भी क्या है सवाल, क्या पूछ रहा है कि भाई अपने को पता है x इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आप कहोगे सर ओमेगा टी प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा, तो देखो थीटा जब आप माध्य स्थिति से गति स्टार्ट करते हो तो थीटा 0 है। तो जब आप समीकरण उस हिसाब से लिखते हो कि भाई माध्य स्थिति से अपन मान रहे हैं चीजें, ठीक है, कि भाई अपना जो सरल आवर्त की गति कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माध्य स्थिति से, तो थीटा जो स्टार्टिंग का जो इसका फेज है, प्रारंभिक कला, वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब ये बोल रहा है कि एक्स कितना है माध्य स्थिति से a/√2, a/√2, और आयाम कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, साइन ओमेगा टी। ए से एक
कैंसल। तो 1/√2 यानी कि ये कब आता है, जब ओमेगा टी बराबर क्या होगा, 5/4 के बराबर होगा। जब ओमेगा टी इक्वल टू 5/4 होगा तब जाके ये आएगा। ठीक है, ओमेगा कितना होता है 2π/टी और स्मॉल टी 5/4। 5 से पाई कैंसल, 5 से पाई कैंसल, तो टी कितना हो जाएगा देख लो। टी आ रहा है यहाँ से, सॉरी स्मॉल टी निकालना था अपने को, T/8 तो हो जाएगा T/8। टेंथ का क्या आएगा ऑप्शन सी। समझ गए, तो इसकी तरह लिया गया न्यूनतम शब्द। देखो इसने न्यूनतम शब्द काम में क्यों लिया, क्योंकि जो a/√2 है ना दोनों साइड होता है। इस साइड भी a/√2 आ सकता है, भाई माध्य स्थिति ये है ना, इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है। समझ गए, इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है। तो न्यूनतम तो कब होगा, जब वो ऐसे इस साइड जाता है फिर ऐसे घूम के वापस, तो इस साइड वाला तो क्या होगा अधिकतम होगा, और ये क्या होगा क्योंकि ये पहले आता है तो ये न्यूनतम होगा, इसलिए इसने न्यूनतम लिया। ठीक है, तो ये बात समझ गए, तो कितना है T/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन को, 11th। 11वें क्वेश्चन का आंसर सी है, आप कर लेना। ठीक है, अभी 11वां भी नहीं कर पाओ तो फिर ये समझ लो लैब असिस्टेंट एग्जाम देने से कोई मतलब नहीं है। देखो 12वां, निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखो ए साइन ओमेगा टी भी क्या है, सरल आवर्त गति है। ठीक है, ए कॉस ओमेगा टी क्या है, ये भी सरल आवर्त गति है, क्योंकि अगर इसमें साइन ओमेगा टी प्लस π/2 से स्टार्ट हो तो कितना बड़ा हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और ये सी वाला क्या है, ये दो सरल आवर्त गतियों का योग है। ये क्या है, दो सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण बोल सकते हो, या फिर योग है। रियल में क्या हुआ डी, ये टेन की फॉर्म में नहीं आता, समझ गए, साइन की फॉर्म में आता है, कॉस की फॉर्म में आता है। समझ गए, सरल आवर्त गति को आप साइन की फॉर्म में लिख सकते हो, कॉस की फॉर्म में लिख सकते हो, टेन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर इनका योग की फॉर्म में लिख सकते हो। समझ गए, तो रियल में ये क्या हुआ, ए टेन ओमेगा टी, ये मतलब सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करेगा। 12वें का क्या होगा डी। अब देखो 13वां सवाल, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का आवर्तकाल टी है, तो माध्य स्थिति से आयाम की आधी दूरी तक जाने में लगने वाला समय। माध्य स्थिति से आयाम की आधी दूरी तक जाने में लगने वाला समय आपको निकालना है। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपने निकाला, ये अभी पहले वाला क्वेश्चन क्या किया था आपने, तो ध्यान से देखो, अभी ये बिल्कुल उस क्वेश्चन की जैसा ही है। ये कुछ ऐसे, मतलब ऐसे आपको मान इक्वल रख के इसने a/√2 दिया था, उसकी जगह a/2 करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का आवर्तकाल दिया, तो माध्य स्थिति से आयाम की आधी दूरी तक जाने में लगा समय, तो ये आप कर लेना। ठीक है, मैंने बता दिया लॉजिक क्या, लॉजिक वही, उसमें आपको a/√2 था, यहाँ पर a/2 करके सवाल को सॉल्व करना है। तो 13वें का कितना आएगा, आंसर डी आएगा, ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है, y अक्ष के अनुदिश सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की गति को समीकरण a sin ओमेगा टी प्लस बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्लस बी द्वारा, यानी कि a sin ओमेगा टी पूरे के प्लस में बी है, समझ गए, ये ओमेगा टी के साथ बी नहीं है, ये पूरे के प्लस में बी है, इसीलिए सवाल पूछा गया है ताकि इसमें कोई लॉजिक है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसके सरल आवर्त गति का आयाम क्या है। तो अब देखो आयाम, यदि आप माध्य स्थिति पे होंगे तो इसका माध्य स्थिति यानी कि t/0, t/0 पर क्या होगा, y/b रहेगा। मतलब इसकी स्टार्टिंग में माध्य स्थिति कितनी है, बी है, और बी के अराउंड घूम रहा है। मतलब इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसके कहने का मतलब ये है कि वाई अक्ष के अनुदिश गति हो रही है ना, तो ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये जो बी,
ये 0 से स्टार्ट नहीं होगी, बी मान पहले से आ गया बी, और ये सरलावत गति ऐसे हो रहा है। अभी इसके ऊपर एक बार ऊपर नीचे ऐसे, समझ गए? तो बी तो माध्य स्थिति पहले से ही, और अब ये अगर बी नहीं होती है तो अपन नॉर्मली क्या होती है, ऐसे होता है, समझ गए? ये कब होता है स्थिति 0 से, लेकिन अब ये माध्य स्थिति पे ही इसका विस्थापन कितना है, x इक्वल टू 0 पे विस्थापन कितना है, बी है। एक्स सॉरी टी बराबर 0 पे विस्थापन कितना है, बी है, समझ गए? अगर टी बराबर 0 रखो तो विस्थापन कितना है, बी आ रहा है, ठीक है। और ए क्या हो रहा है, इस बी के ऊपर नीचे, यानी कि ये ऊपर ए, समझ गए? तो इसका अधिकतम विस्थापन होगा ए प्लस बी, अधिकतम विस्थापन क्या होगा, ए प्लस बी होगा। अब ये पूछ रहा है आपको आयाम, तो आयाम तो क्या होगा, ए ही होगा, मतलब माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, तो माध्य स्थिति से कितना हो रहा है, ए ही हो रहा है, तो चौथे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए ये पूछ रहा है माध्य स्थिति से, अगर समझ गए ना, ये अगर ये पूछता कि इसका टोटल कुल विस्थापन कितना हो सकता है, तो टोटल कुल विस्थापन हो सकता है ए प्लस बी, लेकिन माध्य स्थिति से कितना है, तो क्योंकि इसकी माध्य स्थिति खुद बी पर है, समझ गए? कारण क्या है कि इसकी माध्य स्थिति खुद बी पर है। यहां पर अगर इस केस में देखो तो माध्य स्थिति खुद क्या है, 0 पर है, चौथे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सवाल नंबर 15 बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। एक कण सरलावत गति में घूम रहा है जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर, आवर्तकाल 4 सेकंड। इस कण को अधिकतम विस्थापन से आयाम की आधी दूरी तक आने में लगा समय। ये कह रहा है कि अधिकतम विस्थापन से आयाम की आधी दूरी तक आने में लगा समय। तो चलो अपन क्या मान के चलते हैं कि भाई अपन ये मान के चलते हैं कि अपनी सरलावत गति कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अधिकतम विस्थापन से स्टार्ट हो रही है। अपनी सरलावत गति अधिकतम विस्थापन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जब भी कोई सरलावत गति अधिकतम विस्थापन यानी कि जो किनारा होता है एंड, वहां से स्टार्ट हो रही, वहां से स्टार्ट हो तो क्या लिखना है, थीटा बराबर क्या लिखोगे, पाई बाय 2 लिखोगे। थीटा बराबर क्या लिखोगे, पाई बाय 2, क्योंकि अधिकतम विस्थापन की स्थिति में थीटा कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये लिखोगे तो क्या आएगा, ए साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना आता है, कॉस थीटा, तो ये आएगा ए कॉस ओमेगा टी, क्या जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी। अब ये पूछ रहा है कि भाई इस कण को अधिकतम विस्थापन से आयाम की आधी दूरी तक आने में लगा समय। तो आयाम की आधी दूरी कितनी होती है, ए बाय 2। तो अब देखो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी दिया हुआ है, x किसके कितना रखना है, ए बाय 2 रखना है, तो ए बाय 2 ए कॉस ओमेगा टी, इसे कैंसल, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2। अब देखो कॉस थीटा बराबर 1/2 आता कब है, जब 60 डिग्री हो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ओमेगा टी बराबर कितना है, 60 डिग्री, यानी कि पाई बाय 3, कितना है, पाई बाय 3। तो रियल में अपने पास ओमेगा कितना होता है, 2 पाई 1 टी और स्मॉल टी, और पाई बाय 3, पाई से पाई कैंसल, टी बराबर देख लो, टी बराबर कितना आएगा, बड़ा वाला टी अपॉन 6, और बड़ा वाला टी कितना है अपने पास, 4 है, तो 4/6 यानी कि 2/3 सेकेंड, 2/3 सेकेंड। तो 15वें का क्या आएगा, सी ऑप्शन, 15वें का क्या आएगा, सी ऑप्शन। 16वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति का उदाहरण है। तो चलिए ये पहला उदाहरण है, लेकिन अपन बी सी और डी की बात करते हैं कि ये क्यों नहीं है, ठीक है। बी सी और डी की बात करते हैं कि ये क्यों नहीं है। अपने जो 15 का आंसर क्या है, सी लिखा है आपने सभी ने, सी ठीक किया है ना, देख लेते हैं। चलो ठीक है, हाँ 15 का बी कह रहा है निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति का उदाहरण है। तो इसका आंसर तो ए है कि भाई ये उदाहरण है। अब अपन पता करते हैं कि भाई बी सी और डी क्यों नहीं है। तो देखो पहले तो मैं आपको एक बार बता दूं कि सरल आवर्त गति और सरल आवर्त गति में फर्क होता है। आवर्त गति मतलब अपनी गति को बार बार दोहराना, बस, ठीक है। मतलब उसको
आवर्त होना, यानी कि बार-बार दोहराना उस चीज़ को, ठीक है? उस चीज़ को बार-बार, जब सरलावर्त गति का मतलब होता है जिस पथ से जाए उसी पथ से वापस आए, जिस पथ से जाए उसी पथ से वापस आए। ये चीज़ें मैंने सारी चीज़ें लेक्चर में अच्छे से समझा रखी है, ठीक है? तो पहला है कि पृथ्वी का अपने अक्ष के परित घूर्णन, तो ये क्या है? ये तो एक तरीके से घूर्णन गति होगी, ये सरलावर्त गति नहीं है। ये वैसे ये समझ लो कि आवर्त गति है, क्योंकि इसका आवर्त काल होता है, समझ गए? ये अपनी गति को मतलब रिपीट करता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मतलब जैसे जिस पथ से घूम रही है उसी पथ से वापस, यानी कि मतलब अगर एक बार सीधी घूम रही है तो सेम टाइम उल्टी घूम रही है, ऐसा तो है नहीं। तो मतलब सरलावर्त गति वो होती है जो जिस पथ से जाए उसी पथ पे वापस आए, तो ये आवर्त गति तो है, पृथ्वी का अपनी अक्ष के विरुद्ध घूर्णन, लेकिन सरलावर्त गति नहीं है। दो दृढ़ ऊर्ध्वाधर दीवारों के मध्य गेंद का बार बार परावर्तन, गेंद का बार बार परावर्तन, तो इसमें भी देखो सरलावर्त गति में क्या होता है कि हमेशा माध्य स्थिति को लाने वाला एक बल लगता है। क्या होता है? माध्य स्थिति को लाने वाला एक बल लगता है, जबकि यहाँ कोई गेंद के परावर्तन में कोई माध्य स्थिति लाने वाला कोई बल है नहीं, ठीक है? ये भी कोई उसको फॉलो नहीं करता, समझ गए? कि भाई दो दीवार है, उसके मध्य गेंद टकरा के ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है? तो ये भी कोई वो वाली चीज नहीं है, सरलावर्त गति का उदाहरण नहीं हुआ, ठीक है? क्योंकि ये तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, देखो सरलावर्त गति में आप देखोगे तो जब यहाँ पे जाता है एंड पे, तो क्या होता है? वेग 0 होता है, जबकि यहाँ तो देखोगे तो ये टकरा के वापस आएगा, वेग क्या होता है? इसका मैक्सिमम बन जाता है, समझ रहे हो? अब कह रहा है नियत चाल से वर्ताकार मार्ग पर चलना, तो ये भी क्या है? आवर्त गति तो है, वर्ताकार मार्ग पर चल रहा है, मतलब अपने पथ को बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि आवर्त गति तो है, लेकिन सरल आवर्त गति नहीं है। सरल आवर्त गति वो होती है जो मतलब जिस पथ से जाए उसी पथ से वापस आए और उसमें माध्य स्थिति की ओर बल कार्य करे, समझ गए? तो सही आंसर क्या रहेगा? तो रहेगा ए, दो सिरों पर तनी हुई डोरी। डोरी मतलब क्या? डोरी से कोई गुजरती है तरंग ना, तो डोरी ऐसे ऐसे मतलब क्या करती है? सरलावर्त गति करती है, उसी ऊपर नीचे होती है, ठीक है? ये क्या होती है? सरलावर्त गति होती है। तो 16वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 16वें का ए। अब क्वेश्चन नंबर 17, एक पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, वही अभी बताया, वही ये चीज इसकी गति होगी। तो देखो वर्ताकार पथ पर चल रहा है, मतलब मैंने कहा वो आवर्त गति तो होगी, लेकिन सरलावर्त गति नहीं होगी। तो 17 का बी, क्योंकि सरलावर्त गति के लिए क्या होना चाहिए? जिस पथ से जाए उसी पथ से वापस आए, ठीक है? तो आवर्त गति तो है, वर्ती पथ पर गति आवर्त गति तो है, परंतु सरलावर्त गति नहीं है। जिसको इन चीजों में डाउट हो वो सरलावर्त गति वाला जो मेरा पहली क्लास है वो देख लेना, उसमें सारी चीजें मैंने अच्छे से बता रखी है। 18वां, 18वें का राइट होगा बी ऑप्शन, 18वें का राइट होगा बी ऑप्शन, ये आप लोग कर लेना, ठीक है? 19वां, सरल आवृत्त गति करते हुए कण का आवर्तकाल t बराबर 3 सेकंड है और t बराबर 0 समय के कितने समय पश्चात कण का विस्थापन, कण का विस्थापन इसके आयाम का आधा होगा, कण का विस्थापन इसके आयाम का आधा होगा, ये आपको निकालना है कितने समय पश्चात, ठीक है? तो देखो सरल आवृत्त गति करते हुए कण का आवर्तकाल t 3 सेकंड है, t बराबर 0 समय कितने समय पश्चात कण का विस्थापन इसके आयाम का आधा होगा, तो ये भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण लगा के विस्थापन a/2 करना है, ठीक है? और उसके बाद ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो 19 का सी ऑप्शन रहेगा, और ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है? समय के कितने समय पश्चात कण का विस्थापन इसके आयाम का आधा, यानी कि एक्स ए साइन ओमेगा टी का वो लोगे, एक्स की से कितना हो जाएगा a/2, फिर बस वो टी निकालना है। बीसवा, सरलावत गति करते निकाय में अनिवार्य तो होना चाहिए। तो देखो सरलावत गति करता हुआ निकाय है, उसमें जड़त्व यानी कि कोई ना कोई द्रव्यमान होना चाहिए, और प्रत्यास्थता का मतलब होता है कि मतलब जैसे कि स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में क्या होता है? प्रत्यास्थता का गुण होता है, यानी कि अगर आप खींचो तो वापस माध्य स्थिति की ओर आने की कोशिश करें, यानी कि सरलावत गति वही तो होती है।
कि जिसमें हमेशा माध्य स्थिति को बल लगता है, तो माध्य स्थिति को बल लगेगा कब? जब उसमें वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण होगा तभी तो लगेगा, ठीक है। तो सरलावर्त गति करते निकाय में क्या चीजें होनी चाहिए? बीसवें का बी, ये एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बीसवें का बी, जड़त्व तथा प्रत्यास्थता। सरलावर्त गति करते हुए निकाय में क्या होना चाहिए? एक तो जड़त्व होना चाहिए, एक प्रत्यास्थता, दो चीजें जरूरी होनी चाहिए। बाह्य बल जरूरी नहीं है, ठीक है, बाह्य बल हो ना हो इससे वो मतलब सरलावर्त गति करने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत बार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाह्य बल होगा तो ही सरलावर्त गति होगी। बस जड़त्व यानी कोई ना कोई द्रव्यमान, और वो द्रव्यमान जिस वस्तु से जुड़ा हुआ उसमें प्रत्यास्थता का गुण, दो चीजें होनी चाहिए। 20वें का बी हो जाएगा। अब 21वां देखो, 21वां, 21वें का क्या आएगा? ए आएगा। ये क्वेश्चन आप कर लेना, क्योंकि इसमें आपको क्या निकालना है? फेज डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? फेज डिफरेंस निकालना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है इसमें, दोनों को, जैसे कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 है, तो ये कॉस, तो कॉस को किस में बदल देना? साइन में बदल देना। क्या आएगा ये? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसको आप कॉस ओमेगा टी को लिखोगे तो किसके बराबर लिखोगे? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो बस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 3 आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूरे हो गए। मैं चलिए आपको वो वाला ऊपर वाला क्वेश्चन एक सॉल्व वो करवाना बनता है, तो चलो मैं वो करवा ही देता हूँ। वैसे भी मैंने जगह छोड़ रखी थी, चलो ठीक है। कैसे करना है? समीकरण पहले लिख दो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब क्या दिया हुआ है? कितने समय पश्चात कण का विस्थापन इसके आयाम का आधा होगा, यानी कि आयाम का आधा मतलब ए बाय 2 ए साइन ओमेगा टी। यहाँ से देख दो कितना हो जाएगा? 1/2 साइन ओमेगा टी। अब 1/2 कब आएगा? जब साइन 30 होगा। साइन 30 पे ये मान 1/2 आता है, ठीक है। साइन 30 मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 6 होना चाहिए। ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 6 होना चाहिए। 2 पाई बाय टी, टी पाई बाय 6, टी पाई से पाई कैंसल, और कितना आएगा? टी इज इक्वल टू बड़ा वाला टी पॉन 12, बड़ा वाला टी कितना है? 3 सेकेंड, 3/12 यानी कि 1/4 सेकेंड। समझ गए? ऐसे करना। चलिए आज की क्लास पूरी, और इसकी जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी? आपको डिस्क्रिप्शन में, जो डिस्क्रिप्शन नीचे है, ठीक है, जहाँ पर इसका जो टाइटल लिखा होता है इस वीडियो का, इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन रहता है, मोस्टली आप सभी को पता होगा। वहाँ पे आपको गूगल ड्राइव में ये मतलब मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। गूगल ड्राइव का मैंने लिंक दे रखा है, और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस क्लास के बारे में अपना रेस्पॉन्स जरूर दे कि कैसा लगा वगैरह चीज़ें, ताकि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन लेके आना वो भी मेरे को ध्यान पड़े, और आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा उसका भी थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स जरूरी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और ये जो क्वेश्चन लिए वो कोई ज़्यादा टफ लेवल के नहीं थे, मतलब इस हिसाब से थे कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, मीडियम लेवल के थे, ये समझ लो, ठीक है। बहुत सारे इजी भी थे, लेकिन मीडियम लेवल के थे कुछ एक। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।